हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग ने मोशन इन प्लेन के अंदर वेक्टर डिस्कस किया था और वेक्टर के अलावा जो रिलेटिव मोशन होते थे उसके हम एप्लीकेशन देखे थे, रिवर प्रॉब्लम और रेन प्रॉब्लम। अब हम लोग मोशन इन प्लेन एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे। तो मोशन इन प्लेन क्या होता है बेसिकली? अब तक जो हम जो काइनेमेटिक्स देखते थे मोशन इन वन डायमेंशन का, तो काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन क्या होगा? तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो मूव तो तब भी कर रहा था स्ट्रेट लाइन में और अब भी करेगा, लेकिन यहाँ पाथ सपोज कर्व होगा या पाथ अगर कर्व नहीं भी हो या स्ट्रेट लाइन होगा, तो उस केस में क्या होगा कि सपोज आप जैसे कि अगर मूव कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो सिंपल एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं या वाई एक्सिस में मूव कर रहे थे अब तक, तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हम केवल देख रहे थे या मोशन इन वन डायमेंशन के लिए। सपोज क्या होगा कि अगर सपोज आप एक्स और वाई के बिटवीन में अगर मूव कर रहे हो, मतलब आपका पाथ केवल ऐसा बदल जाए कुछ इस तरह का कि जैसे कि अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं एक्स में इधर और यहाँ पर वाई में, तो अब सेम टाइम यहाँ पर कुछ एक्स में होंगे और कुछ वाई में होंगे, जैसा हम कि हमने वेक्टर में अब तक समझ रखा था कि वेक्टर में क्या होता था कि अगर वो हमें डिनोट करने के लिए 2 पॉइंट या 3 पॉइंट के लिए होता था तो हम एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए करते थे। तो वैसे ही क्या होगा बच्चों कि ये अगर कि अगर ये मूव कर रहा होगा ऐसा कुछ, तो तब भी कह सकते हैं कि ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी ये हो रहा होगा, या v इक्वल टू डी एक्स बाई डी, सॉरी नॉट डी एक्स, आर डी टी। तो सपोज आपने ये आर डिस्टेंस अगर मूव किया तो ये वेलोसिटी कुछ होगा तो डी आर बाई डी टी होगा। तो जब आप यहाँ से कर रहे होंगे तो वर्चुअली अगर अब देखिए अगर यहाँ पर आप हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो x डिस्टेंस होगा और यहाँ से लेकर ये y डिस्टेंस होगा, तो ये डी एक्स बाई डी टी होगा और यहाँ से डी वाई बाई डी टी होगा। ऐसा कि मतलब कुछ आप x डिस्टेंस ट्रैवल किए होंगे, कुछ y डिस्टेंस ट्रैवल किए होंगे, तो आप यहाँ से अगर देखेंगे तो वेलोसिटी का ये कुछ हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, ऐसे दिखा देते हैं, और वेलोसिटी का ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। यही तो होगा अगर वो मूव कर रहा होगा इसी किसी कर्व में, तो कुछ x में मूव कर रहा होगा तो करस्पॉन्डिंग उसका वेलोसिटी vx होगा, और इसमें कुछ अगर मूव कर रहा होगा तो वेलोसिटी vy होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट विद द एक्स एक्सिस, या ऐसे हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो होगा वो v cos थीटा या dx बाई dt, इस तरह का बोल सकते हैं क्या? अब सोच रहे कि ये थीटा कहाँ से आया, तो लेट्स थीटा यहाँ पर ऐसा, तो अगर जब इसको आप अगर ये v से ऐसे जा रहा होगा, मतलब t टाइम में अगर ले रहा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा ही होगा जो साथ में रहता है, और जो वर्टिकल वाला या वर्टिकल वाला v sin थीटा होगा। तो ये चीज़ vi v sin थीटा होगा और इसको डिनोट करेंगे dy बाई dt से, ऐसा। और इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? सपोज़ कि अगर जो थीटा की मैंने बात किया था, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई ओवर वी एक्स, ऐसा। तो ये आपका प्री कंडीशंस है इसके ऊपर कि अगर कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है इस तरह से, और कुछ वी वाई और वी एक्स, या वेलोसिटी अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्स कंपोनेंट कुछ वाई कंपोनेंट है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? वी वाई ओवर वी एक्स, इस तरह का। ठीक है। अब उसके बाद अब सिमिलरली कि अगर वो वेलोसिटी होगा तो कुछ यहाँ पर एक्सेलरेशन भी होगा, तो करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन क्या होगा? डी वी एक्स ओवर डी टी, और ए वाई भी कुछ होगा डी वी वाई ओवर डी टी, साथ साथ एक्सेलरेशन भी का भी तो आएगा। तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट बोल सकते हैं और एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट बोल सकते हैं, तो कुछ यहाँ से tan फाई इसको बोल दें ए वाई ओवर ए एक्स। तो ये दो चीज़, तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि थीटा और यहाँ से फाई दोनों सेम है क्या? नहीं, थीटा और फाई यहाँ पर थोड़ा अलग है। ठीक है। तो अगर आपको नेट वेलोसिटी अगर यहाँ से बताना होता कि v का वैल्यू क्या है, तो अब देखो x और y कैसे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। और सिमिलरली अगर यहाँ से अगर a का वैल्यू बताना हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इस तरह का कुछ ऐसा होगा।
एक्सेलरेशन के लिए, और वेलोसिटी के लिए वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर होगा। ठीक, अब आइए इसके बाद तो ये बच्चों मतलब है कि मतलब आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या कि सपोज वी वेलोसिटी से कोई पार्टिकल जा रहा है और थीटा है, तो इसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा वी कॉस थीटा, और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा वी साइन थीटा। इस तरह का एक्सेलरेशन ए एक्स क्या होगा वो हमें कुछ पता चलेगा, या एक कॉस फाइव बोल सकते हैं, ए वाई ए साइन फाइव बोल सकते हैं, तो वो डिफरेंट होगा एक्सेलरेशन के लिए। और वेलोसिटी आपने जैसे देखा था कि वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर सकते हैं। ये हमारा इस तरह का कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा मोशन इन प्लेन के लिए। मोशन इन प्लेन में मतलब दो प्लेन है एक्स और वाई। अब तक क्या कर रहे थे, मोशन इन वन डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन के लिए मूव कर रहे थे। अब मोशन इन टू डायमेंशन के अंदर एक्स और वाई प्लेन पे हम मूव कर रहे हैं। एक्स और वाई प्लेन में मूव कर रहे हैं, तो कुछ एक्स में मूव कर रहे हैं, कुछ वाई में मूव कर रहे हैं, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। तो अब आइए इसका कुछ एक एप्लीकेशन देख लिया जाए। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि कोई पार्टिकल है ऐसा 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और एंगल है 37 डिग्री, और साथ ही साथ इट इज एक्सेलरेटेड। इट इज एक्सेलरेटेड विथ 3i प्लस 4j। इस तरह से ऐसे जा रहा है और 20 मीटर पर सेकेंड इसका ऐसा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर द व्हाट विल बी द, कुछ भी पूछ लेता हूँ, व्हाट इज द पोजीशन आफ्टर 2 सेकेंड। चलो इसको सेकेंड पार्ट बोल देता हूँ, फर्स्ट पार्ट इसमें डाल देता हूँ कि व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। इस तरह का कि व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, व्हाट इज द पोजीशन आफ्टर 2 सेकेंड। अगर 3i प्लस 4 जैसे कोई अगर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेटेड है, 20 मीटर पर सेकेंड का है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आप सोच रहे हो कि मोशन इन टू डायमेंशन में क्या करें। ये तो मोशन इन वन प्लेन के लिए था कि मतलब कि आपको कुछ भी निकालना हो कि इसका पोजीशन मतलब कि एक्स कितना है, वाई कितना है, या उसने जानबूझकर इस क्वेश्चन में पूछा गया कि पोजीशन क्या है, ना कि उसने बोला कि एक्स में कितना गया और वाई में कितना गया। तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करिए, सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर पार्टिकल अगर यहाँ से यू से गया है तो पहले इसका हम डिटेल देख लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में आपको तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में अगर फिर से आपको बता देता हूँ कि ये है कि इट इज़ एक्सेलरेटेड विद 3i प्लस 4j with initial speed 20 मीटर पर सेकेंड at angle of 37 डिग्री। what is the position and what is the velocity। तो मैं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन मतलब ये है कि हम इक्वेशन क्या लगाएं उसके लिए। तो देखिए इस तरह का जब भी आपको मिलता है मोशन इन प्लेन के लिए, तो सबसे आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि कैसे इसको आप टेकल करेंगे। तो सपोज एंगल है थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा u cos थीटा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट अगर देखेंगे तो u साइन थीटा, इस तरह का और इस तरह का, ऐसे हो जा रहा होगा। अच्छा, और सपोज एक्सेलरेशन के लिए तो ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो देखिए तो पीछे भी अभी देखा। देखिए जो नहीं देखे वो आप समझिए क्यों ऐसे चल रहा है, इसको पढ़ा। क्या करेंगे कि अभी जब वो चल रहा होगा तो कुछ एक्स एक्सिस में चल रहा होगा बच्चों और कुछ वाई एक्सिस में चल रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर एक्स कोऑर्डिनेट और फॉर वाई कोऑर्डिनेट
एक्स कोऑर्डिनेट के लिए सब कुछ जो 3 इक्वेशन आपने देखा था ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर x x x ऐसा कर देंगे। फॉर y कोऑर्डिनेट के लिए वी वाई यू वाई प्लस ए वाई टी ऐसा। फिर x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। फिर यहाँ से वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a वाई, इस तरह का। तो अभी क्या किया कि हमने सेपरेट कर दिया, x कोऑर्डिनेट के लिए अलग और y कोऑर्डिनेट के लिए अलग। वी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स प्लस टी, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। मतलब जो तीनों इक्वेशन था, एस वी इक्वल टू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। तो उसमें कोऑर्डिनेट में क्या किया कि सब कुछ वहाँ पर जितने भी टाइम को छोड़कर, आप देख रहे होंगे टाइम का कोई कोऑर्डिनेट नहीं होता है, बिकॉज की टाइम इज द स्केलर क्वांटिटी। तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटी थे, इट इज़ द कन्वर्टेड इन द टू डायमेंशन। एक x के लिए होगा और एक y के लिए होगा। आप डिस्टेंस भी देख रहे होंगे, जहाँ पर s होता था उसके जगह पर x और y सेपरेटली लिया गया, इसको और इसको। जहाँ भी वेलोसिटी के लिए था तो उसका भी वी एक्स यू वाई सबको अलग अलग ले लिया गया। तो अगर इस तरह से होगा, मतलब इस तरह से इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिए, तो बेसिकली 2 डायमेंशन था, वो कॉम्बिनेशन ऑफ x और y बेसिकली था। अब तक जो हम x कर रहे थे या फ्री फॉल वाले में y मान लीजिए, तो दोनों को मिक्सअप कर दिया, सिंपल सी बात है। तो अब आइए इस क्वेश्चन पे देखिए आते हैं, तो आपको मजा आएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, तो सबसे पहले क्या करके कर लेते हैं। यू एक्स क्या होगा बच्चों, यू कॉस थीटा, यही होता है। तो यू का वैल्यू कितना है 20 और कॉस 37, तो 20 कॉस 37 का वैल्यू कितना हो गया 0.8, तो कितना हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से देखिए यू आई यू साइन थीटा, यू का वैल्यू कितना है 20, साइन 37, साइन 37 का वैल्यू कितना होता है 0.6, तो कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। ये यू आई का वैल्यू हो गया, ठीक है। और यहाँ से 16 मीटर पर सेकेंड यहाँ से हो गया। अब उसके बाद ए एक्स और ए वाई के लिए देख लीजिए, ये ए एक्स वाले के एक्स के सामने लिख देता हूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ। ए एक्स इक्वल टू 3i है, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर उसको ऐसे लिखना थोड़ा चाहिए था, मीटर पर सेकेंड। और ए वाई इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस तरह का दो हमें मिल जाएगा कि ए एक्स और ए वाई का वैल्यू और यू वाई और यू एक्स का वैल्यू इतना है। तो अब हम इसका क्या पूछा था कि फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर द 2 सेकेंड। तो ठीक है, पहले इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो वेलोसिटी चाहिए, तो फाइनल यू एक्स ए एक्स टी ऐसा x के लिए, और फिर सिमिलरली y के लिए ऐसा करेंगे यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यू एक्स कितना है बच्चों, अभी देखा था यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था 16 मीटर पर सेकेंड, तो इसको यूज़ कर लें 16। ए एक्स कितना है 16 प्लस 3, टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो 16 प्लस 6 कितना हो गया 22 मीटर पर सेकेंड, ठीक। वी वाई के लिए देखिए यहाँ पे 12 हो गया, यू एक्स यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, यू एक्स इज कॉस थीटा इज 0.6, ठीक है। और यू वाई 12, ए वाई का वैल्यू था 4, 2 सेकेंड के बाद, तो 12 प्लस 2 20 मीटर पर सेकेंड ऐसा। तो वेलोसिटी का हमें x कंपोनेंट यहाँ मिल गया और वेलोसिटी के लिए का y कंपोनेंट मिल गया, ये दो।
तो अगर हमें v चाहिए तो v क्या होगा, ये दोनों कैसे हैं, x और y कहीं भी अगर होगा पार्टिकल, सपोज ये ऐसे जा रहा होगा ना, इस तरह से पार्टिकल अगर इस तरह से अगर जा रहा होगा x और y में, तो यहाँ पर कुछ ऐसा vx की तरफ होगा और ऐसा vy की तरफ होगा, यही होगा बच्चों, ये vx की तरफ होगा और vy की तरफ होगा। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐसा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर में सीखा था कि एंगल 90 डिग्री है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, तो जो प्रोडक्ट वाला टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। तो इसको जब आप करेंगे तो 22 का स्क्वायर इज़ 484 और 20 का स्क्वायर इज़ 400, तो कितना हो जाएगा 484 प्लस 400, तो 884। तो अगर ये 900 होता तो कितना अच्छा होता, 30 हो जाता, लेकिन 884 है, तो हम भी कुछ कमाल के नहीं हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 884 इज इक्वल टू यहाँ से 29.8 के आसपास आप कह सकते हैं, तो इतना मीटर पर सेकंड हुआ। तो ये हुआ बच्चों, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो उसका वेलोसिटी का x और y कंपोनेंट सेपरेटली इसको कर दें और फिर यहाँ से उसको कर दें। एक मेथड और है, जो वेक्टर हमने सीखा था ना, उसका एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए उसको भी दिखा देते हैं। पहले इसको तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लिया, तो आइए उसको उस दूसरे मेथड को भी बता देते हैं। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ऐसा था कि 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू जो गिवन था, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू था 3i प्लस 4j ऐसा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो u का जो v का वैल्यू यहाँ से, या u का वैल्यू अगर है तो वेक्टरली यहाँ पर देखे थे, ये कितना था 20 cos 37, तो कितना आ गया था 16 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट जितना था ये आपका आ गया 20 sin 37, तो 12 मीटर पर सेकंड ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा 16i प्लस 12j मीटर पर सेकंड, इस तरह का ऐसा। ठीक है, a और u का इतना इसका वैल्यू है। तो v इक्वल टू, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें, v इक्वल टू u at ऐसा, मतलब वेक्टर को ही पूरा उतार दे। तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर u को ऐसा लिखा 16i प्लस 12j इस तरह से, और ये कितना है 3i प्लस 4j, और ये टाइम कितना है 2 सेकंड, मतलब क्वेश्चन में क्या था 2 सेकंड के बाद बताना था, तो 2 यहाँ पर ऐसा कर लें, तो कितना हो जाएगा 16i प्लस 12j, तो 3i इंटू 2 कितना हो गया 6i प्लस 8j, तो 16i प्लस 6i कितना हो गया 22i, और 12 प्लस 8 20j, तो ये वेलोसिटी v हो गया। ये चीज़ देखो बच्चे, तो एग्जैक्टली वही आएगा। अगर v का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, तो 22 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो याद करिए यही था 484, 22 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर इस 400, तो यहाँ से आप करेंगे तो वही आएगा अंडर रूट 884 का मतलब 29.8 मीटर पर सेकंड जो बताया था। तो इसमें तो ये तरीका ये है सिंपल, कि अगर x और y एक्सिस में इन सबों को ब्रेक डाउन कर लें, और यहाँ पर इसका कि v इक्वल टू प्लस 80 है, और इस तरह के अगर ऐसा कर दें कि 20 वेक्टर के फॉर्म में ही रखें तो भी सेम आ रहा है। तो आपको जैसे सुविधा लगता है वैसे कर सकते हैं, लेकिन आप इसको प्रेफर करिए, इस वाले को, इससे कि मोशन इन 2 डायमेंशन में x और y को सेपरेटली ब्रेक डाउन करके और फिर कर लिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपको अगर आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे प्रोजेक्टाइल, इसके तुरंत बाद हम प्रोजेक्टाइल ही देखेंगे,
तो प्रोजेक्टाइल में हमें समझना आसान होगा, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको फॉलो करिए, नहीं तो आपके पास ये तो है ही है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं इस वेक्टर मेथड को। ठीक है, अब आइए, ये तो हो गया। जो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द पोजीशन आफ्टर द 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद उसका पोजीशन क्या होगा, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। यहीं पे कर देते हैं। तो अभी तक हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड था, तो ये वाला कुछ 16 मीटर पर सेकंड था कि ये 37 डिग्री था, और इसमें ये था 12 मीटर पर सेकंड, इस तरह का था बच्चों। तो इसमें जब आप पोजीशन की बात करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो यू एक्स टी, और ए का वैल्यू लिख देता हूँ इधर ही, 3i + 4j था ऐसा। तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर होगा इस तरह का। तो यू एक्स का वैल्यू कितना है, 16, ये देखिए 16, 2 सेकंड के बाद निकालना है, तो 16 × 2 प्लस से 3 × 2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 16 × 2 32 और 6, तो कितना हो गया 38 मीटर। एक्स कोऑर्डिनेट में कितना चल रहा होगा बच्चों, 38 मीटर आफ्टर द 2 सेकंड के बाद। सिमिलरली हम वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी देख सकते हैं, साइड बाई साइड लिख देता हूँ, y = UIT प्लस हाफ AYT²। तो UY का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 × 2 प्लस 1/2 AY, AY का वैल्यू कितना है 12 × 2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया 12 × 2 24, तो कितना हो गया 48 मीटर ऐसा। तो 38 मीटर एंड 48 मीटर इस तरह का। तो जो हमें r का वैल्यू या जो पोजीशन पूछा था कि कितना डिस्टेंस चला है, तो r = हम यहाँ से ही बताएंगे ना, x² प्लस y²। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हुआ तो x ऐसे चला होगा, y ऐसे चला होगा, तो हमें इसका रिजल्टेंट यही मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, r यही चाहिए, तो r = x² प्लस y², तो कितना हो जाएगा ये 38 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। तो डेटा सोच कर दिए नहीं थे, तो इस तरह का कुछ मिल रहा है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इतना इन मीटर में होगा। ठीक है, अब देखिए इसी को, अभी पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैं दोनों मेथड से करके दिखा दे रहा हूँ कि आपको समझने में सहूलियत होगा। तो आइए इसका दूसरा वेक्टर वाला है उसको दिखा देता हूँ। जैसे r = था तो u × t प्लस हाफ a × t²। तो u कितना था बच्चों, 16i प्लस 12j, यही था ना, इसको देख लीजिए, ये 16i, x एक्सिस में तो कितना 16i और y एक्सिस में तो कितना 12j, ऐसा 16i प्लस 12j इंटू टाइम 2 प्लस 1/2a 3i प्लस 4j, और t² का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल कर देगा क्या, तो ये कितना हो गया 32i प्लस 24j पहले वाले से, तो और यहाँ से 6i प्लस 8j, 32i प्लस 6i करेंगे तो कितना आ गया 38i, और 24 प्लस 8 32j। वहाँ पर कुछ 4a², तो 2 × 2 24 और 8, तो कुछ लगता है कैलकुलेशन का यहाँ पर देखना पड़ेगा कि y था हमारा 12 × 2 24 24, तो ay का वैल्यू, हाँ देखो बच्चों यहाँ पर ay का वैल्यू ये मिस्टेकली गड़बड़ हो गया, क्योंकि ay का वैल्यू कितना था 4 ना, तो ये 4 होना चाहिए,
तो यहाँ से फिर क्या होगा कि 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये 24 ना होकर 8 होगा, और 8 ना होकर ये 24 प्लस 8 कितना होगा 32। तो यहाँ पर फिर 32 का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से, तो यहाँ पर भी ये यहाँ से एग्जैक्ट मिल रहा है 38i प्लस 38i प्लस 32j आर का वैल्यू। तो इसमें जब आर का जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सेम आना चाहिए था। तो ये अच्छा है ना कि हमें दोनों मेथड से उसका है कि कुछ एरर भी करते हैं तो हमें वो पता चल गया। तो 38 स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, ये चीज़ है इसका। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा कि अगर आर का हमें पोजीशन बताना होगा, अगर मोशन इन 2 डायमेंशन है या मोशन इन प्लेन में है, तो उसको एक्स और वाई को ऐसा करके हम देख सकते हैं। तो इसको चाहे तो आप नोट डाउन इस मेथड को भी कर लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन निक लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि अ पार्टिकल इज वेरिंग moving in xy plane with the x coordinate is 5 meter per second and y coordinate is 3t. और particle mention है कि starting from rest, starting from initial velocity not rest, इसको हटा दो। ठीक है, इतना 3t है। तो कह रहा है कि find the speed of the particle after the t is equal to 10 सेकेंड पर है। Find the speed of the particle after t सेकेंड, t is equal to 10 सेकेंड, ऐसा मेंशन है। फिर कह रहा कि डायरेक्शन ऑफ द मोशन क्या है तो हमें बताना है। फिर ये एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज t is equal to 5 सेकेंड, और d is equal to डिस्प्लेसमेंट मतलब चाहिए उसको, और इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो हमें निकालने के लिए क्या करें कि अगर वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ से dx/dt 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, और vy का वैल्यू यहाँ से 3t था शायद, हाँ 3t था। तो ये चीज़ है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन अगर चाहिए, अच्छा उसमें पूछा है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द 10 सेकेंड के बाद क्या होगा, यही पूछा है ना कि फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द t इक्वल टू 10 सेकेंड, और एक्सेलरेशन का कुछ अता पता नहीं है। ठीक, तो करेंगे क्या कि अगर ax अगर हमें निकालना पड़े तो क्या होगा, तो dux बाई या vx ही मान लीजिए, dt अगर करेंगे तो ये तो 0 हो गया। ay का वैल्यू अगर देखेंगे तो dvy बाई dt, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब एक्सेलरेशन को अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 0i प्लस 3j, यही आया। हमें स्पीड निकालना है, तो यानी कि vx इक्वल टू, इसको इनिशियल मान लीजिए होगा कि 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 प्लस 0 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वैसे भी कांस्टेंट है, मतलब कि क्योंकि एक्स रिलेटेड ही नहीं है, उधर एक्सेलरेशन शून्य है। तो इसका ड्यूरिंग द मोशन, जब भी एक मोशन होगा तो उसमें क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसा है ना कि v इक्वल टू, ऐसा कह रहा है कि v इक्वल टू u vx ux axt। अब खुद सोच कर देखिए कि अगर t a का वैल्यू शून्य है, a का वैल्यू शून्य है, तो vx इक्वल टू ux होगा क्या, हमेशा कभी भी मोशन होगा तो ड्यूरिंग द थ्रू आउट द मोशन द वेलोसिटी ऑफ द x coordinate will be the constant throughout to the initial velocity of the x coordinate will be the equal to the velocity of the final velocity of the x coordinate। तो हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा ये चीज़। तो इससे तो ये पता चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। vy के लिए देखिए, तो vy इक्वल टू क्या हो जाएगा, uyt प्लस ayt। तो uy का वैल्यू कितना है 3t, तो एट और वो टाइम डिपेंडेंट है, तो 3 सेकेंड के बाद उसका स्पीड कितना हो जाएगा 30, और ay का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10, तो कितना हो गया 30, तो टोटल कितना हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो निकल कर आया v का वैल्यू इस 30i प्लस 30j
या ऐसे आप v का वैल्यू आप कर सकते हैं 30² प्लस 30² तो कितना हो गया 30√2। ठीक है, तो वहाँ से 30 आई, अच्छा वो तो सॉरी ये तो 30 इसका है, 30 प्लस 30 था, ओहो, तो इसको आप हटा सकते हैं, 30 आई नहीं है। यहाँ से v का वैल्यू इक्वल टू vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, तो vx का वैल्यू कितना था बच्चों 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस vy का वैल्यू अगर वहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा 60 का स्क्वायर, तो 60.1 के आसपास मीटर पर सेकंड इसका होगा। आफ्टर द 10 सेकंड दिस थिंग विल बी, तो ऐसा, तो इसमें हमने ये देखा कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट अगर जीरो है तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इज थ्रू आउट द मोशन विल बी कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ द मोशन क्या है, तो मतलब पूछना चाह रहा है कि एंगल क्या है, तो tan थीटा का वैल्यू आप एक तरह से निकालने के लिए मांग रहे हैं इसके बी पार्ट का, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई ओवर वी एक्स, तो वी वाई कितना है, वी वाई है सॉरी वी एक्स है 10 और वी वाई था 30, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3, इस तरह का। तो डायरेक्शन ऑफ द मोशन हमने उसको वहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके पहले क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल t इक्वल टू 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल t इक्वल टू 5 सेकंड अगर देखा जाए तो vx कितना था वहाँ पर, ये वाला ax इक्वल टू तो 0 ही है और ये 3 मीटर पर सेकंड है, तो आफ्टर द 3 सेकंड के बाद पूछे या 4 सेकंड के बाद पूछे तो उसमें से क्या हो जाएगा, उसका थ्रू आउट द मोशन इट विल बी द सेम, तो उस पर डिपेंड कर नहीं रहा है, तो उसका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द सेम। तो मतलब कि आफ्टर द, जैसे इस क्वेश्चन में एक कहा है ना कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल t इक्वल टू 5 सेकंड, तो हम एक्सेलरेशन का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देखें तो कितना आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड और एक का कितना आ रहा है 0, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट या एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट डायरेक्टली लिखो 0 और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना था 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप इसका नेट एक्सेलरेशन अगर देखेंगे तो 0y प्लस 3j यही होगा, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट ही नहीं है, 5 सेकंड के बाद पूछे 10 सेकंड या 20 सेकंड के बाद, जब टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए तो सेम ही रहेगा। ऐसा डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है एट दैट इंस्टेंट t इक्वल टू 5 पे ही इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फिर से हमें वही सब की टूल्स चाहिए होगा कि हमें x कोऑर्डिनेट अलग से निकालना होगा, y कोऑर्डिनेट अलग का निकालना होगा और उसका स्क्वायर करके सम कर दें। तो आइए डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो x के लिए uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ax तो कुछ है नहीं बच्चों, ये तो 0 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। ux का वैल्यू कितना था, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट या स्टार्टिंग में, तो मेरे ख्याल से वो फिक्स था, कांस्टेंट था, इस 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, और एट दैट इंस्टेंट 5 पे चाहिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना चलेगा 25 मीटर ऐसे। वाई कोऑर्डिनेट के लिए देखें तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो यू वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना था इनिशियली उसका था 3t, तो 5 सेकंड के बाद उसका कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ से यू
y इनिशियली कितना था, 3t लिखा हुआ था, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि आफ्टर 3 सेकेंड के बाद उसका स्पीड कितना था, 3 सेकेंड, 15 मीटर सेकेंड। तो ये 15 हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक थोड़ा फ्लॉ है। फ्लॉ वो है कि आप इस पे अगर करेंगे वाई टी इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि अगर 3 सेकंड पे अगर आप निकालते हैं तो उस समय तो क्या होगा कि वेलोसिटी तो वो लिनियरली बढ़ नहीं रहा, सेम टाइम उसका एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन कैसा था, ए इक्वल टू 0i प्लस 3j था ना, तो सेम टाइम वो एक्सेलरेट भी कर रहा होगा, तो 3t नहीं होगा उसका। तो उसको इससे बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं कि आप सबसे बढ़िया यू आई है तो यहाँ पर डी वाई बाई डी टी कर सकते हैं क्या। तो इसको चाहो तो यहाँ से अभी हटा दो, क्योंकि इंटीग्रेशन के यूज़ करके उसको लेकर आ जाएंगे। डी वाई बाई डी टी है 3t, तो डी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3t इंटू डी टी करेंगे तो यहाँ से कितना हो गया y 3/2t स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसका वैल्यू रखेंगे 5 सेकेंड के लिए तो कितना हो जाएगा, 75/2 है ना, ऐसा। और देखिए वही गलती यहाँ पर होता, अगर 15 इंटू अगर 3 करते तो 45 प्लस 3 इंटू ए वाई का वैल्यू कितना, 3 इंटू 25, तो 75/2 केवल ये मिल रहा है। और यहाँ से कितना 15 प्लस 3, ये तो गायब हो जाता 45, तो मतलब ये गलत आने लगता ना, तो इसीलिए इसको हटा दीजिए। तो ये वाला आपका करेक्ट है, y इक्वल टू 3t स्क्वायर, ऐसा। क्योंकि t इक्वल टू 0 पे अगर देखेंगे तो इसका वैल्यू 0 है और y पे तो चाहिए ही, मतलब y इक्वल टू 0 पे इसको शून्य मान लेते हैं और y चाहिए, और यहाँ पर 0 to 5 सेकेंड पे था, तो 75 मीटर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो r का वैल्यू लिख लें, उसमें कितना है 25i और प्लस 75/2j। तो r का जैसे वैल्यू उतना आ गया, तो 25 का स्क्वायर प्लस 75/2 का स्क्वायर। तो आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में, अगर पूछा है तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो स्क्वायर करके सम कर दीजिए तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकालेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने का सबसे बेहतर तरीका, कई सारे तरीके हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने का, लेकिन सबसे आसान तरीका ये होता है कि अगर एक्स और वाई को टाइम डिपेंडेंस है, एक्स और वाई का वैल्यू, और टी आप एलिमिनेट कर दीजिए। आप अगर देखे होंगे तो पिछले लेक्चर में ठीक इसके पीछे जो वेक्टर के जब क्वेश्चन ले रहे थे तो उसमें कुछ था, अभी फिर उसको भी एक और क्वेश्चन लूँगा तो वहाँ से और देखने को मिलेगा। तो इस तरह के उसमें, तो आइए पहले इसको मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ से वी एक्स का वैल्यू था तो डी एक्स बाई डी टी लिख ले इसको इक्वल टू 5, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 5 डी टी लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स इक्वल टू 5t। ठीक, तो ये मिल गया आपका। और अभी अभी जो वहाँ से निकाले थे ये y इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 2, ये वाला इंटीग्रेशन से, तो आओ उसको भी लिख कर दिखा देता हूँ। चलो y वाले को इधर लिख लेता हूँ कि dy बाई डी टी इक्वल टू 3t, तो dy इक्वल टू 3t इंटू डी टी, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर ओवर 2, ऐसा। तो y इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 2 और x इक्वल टू 5t। तो इन दोनों से हमें t को एलिमिनेट करना है, तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं ना, t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर x इक्वल टू 5/t है तो t इक्वल टू x बाई 5 कर सकते हैं, और इसको कहाँ पुट कर देंगे, पुट इन y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, तो इधर है ही, टी स्क्वायर के जगह पे x बाई 5 रख दें तो कितना मिल गया, y इक्वल टू 3/2 एक्स स्क्वायर बाई 25, तो कितना जाएगा 3/50 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा।
तो जो y का एक तरह से यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी था, ई पार्ट उसका y इक्वल टू 3/50 एक्स स्क्वायर इस तरह का मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिया और उससे मैंने 4-5 पार्ट वाला क्वेश्चन इसीलिए लिया कि इससे जितना भी मोशन इन प्लेन का होगा कॉन्सेप्ट हो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देखिए बच्चे एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का जो अभी सीखा था या और भी कुछ हमें पूछना होगा तो वहाँ से पूछ सकते हैं। जैसे कि r इक्वल टू बी टी आई माइनस सी टी स्क्वायर जे इस तरह का है। तो कह रहा है कि और बाकी वगैरह वगैरह बातें बता रखा है कि मतलब v एंड c इज़ द कांस्टेंट, t इज़ द सेकंड, i एंड j इज़ द x एंड y एक्सिस ऑफ द यूनिट वेक्टर। इस तरह का ये i वेक्टर है और इधर से j यूनिट वेक्टर लंबा और एक दूसरे को इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली कर रहा है और ओरिजिन पे कट कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ऐसा गिवन है तो जरा कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि x इक्वल टू बी टी और y इक्वल टू माइनस सी टी स्क्वायर इस तरह का होगा। तो और हम जैसा आपको बताए थे माइनस सी टी स्क्वायर कि जब भी आपको लिखने का कई सारा तरीका होता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में कि आपको t को एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से x बाई बी कह सकते हैं क्या, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस सी टी के जगह पे x बाई बी का होल स्क्वायर ऐसा। तो माइनस सी एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर ऐसा होगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि y इक्वल टू माइनस सी एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ये इसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इन द एक्स एक्सिस में ऐसा रिलेशनशिप ऐसा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन इसका था। हाँ ठीक है बच्चों, देखिए एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द बर्ड फ्लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन आर एक्स इक्वल टू 2 माइनस एल्फा टी ऐसा है, और y इक्वल टू बीटा टी स्क्वायर इस तरह का, और अल्फा और बीटा का कुछ कांस्टेंट वैल्यू है वो हमें गिवन है 3.6 मीटर पर सेकेंड ये चीज़, और बीटा इक्वल टू 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर एंड देयर मैग्नीट्यूड ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम टी। एक्सेलरेशन का कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर एंड देयर द मैग्नीट्यूड इन द फंक्शन ऑफ टाइम टी। Also find that the magnitude and the direction of the word velocity and acceleration at t is equal to 3 seconds. From the given data, can you find that at this instant the bird is speeding up, speeding down, or it is the taking the turn? So if so, so in which direction? Okay. So important thing is asking also to find the magnitude and the direction of the bird velocity and acceleration at t is equal to 3 seconds. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर एंड देयर द मैग्नीट्यूड इन द फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो पहले वो काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम डी एक्स बाई डी टी अगर करें तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। इतना तो हमने उधर सीखा ही था। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट एक तरीके से तो कितना हो जाएगा -2 का 0 और अल्फा माइनस अल्फा, इसको आई कह सकते हैं। और सिमिलरली वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा तो क्या होगा 2 बीटा टी जे हो जाएगा ऐसा बच्चों। तो r इक्वल टू v इक्वल टू माइनस अल्फा आई प्लस 2 बीटा टी जे ऐसा है। तो
ठीक है, तो वेलोसिटी का हो गया, तो मैग्नीट्यूड वो मांगा ही था और फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, इस तरह का हो जाएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, फिर हमें एक्सेलरेशन चाहिए। वंस वी गेट द वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन आसानी से मिल सकता है 0i प्लस 2 बीटा जे। तो एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 2 बीटा, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में और आते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड और वेक्टर के फॉर्म में था, तो मैग्नीट्यूड एंड फंक्शन ऑफ टाइम टी ऑल्सो फाइंड द, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ये देखिए है कि 2 बीटा जे और वेलोसिटी है और उसका करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड दोनों का है। अब उसमें क्या पूछा जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन द वर्ड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकेंड। तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इसका वेलोसिटी का हमें जो मैग्नीट्यूड जो आ रखा है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या, v = 3 अगर इसका वैल्यू पुट कर दें तो अल्फा स्क्वायर और 3 3 9 × 4 36 बीटा स्क्वायर ऐसा मिल जाएगा। और अल्फ़ा का वैल्यू कितना है बच्चों, अल्फ़ा का वैल्यू है 3.6 और बीटा का वैल्यू है 1.8। अल्फ़ा का वैल्यू है 3.6 स्क्वायर 36 और बीटा का वैल्यू है 1.8 स्क्वायर। तो आप चाहो तो यहाँ से 1.8 को बाहर निकाल लीजिए ऐसा, तो 1.8 इंटू 3.6 कितना होगा 2, तो 2 2 = 4, तो 4 एक यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से 36, तो 1.8 इंटू 40, सो वहाँ से आ जाएगा 2√10 या √40 लिख दीजिए, क्योंकि वो तो हम एग्जैक्ट अब जब मेहनत करेंगे तो आपको अपने आप आएगा, या 6 पॉइंट यहाँ से 4 आप लिख सकते हैं, तो भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा एक्सेलरेशन 2 बीटा है, ये तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 3 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा 2 इंटू बीटा का वैल्यू था 1.8, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो आपका कमाल का बात है, ये तो ये सब पार्ट हो गया सिंपल। वो जो पूछा कि फ्रॉम द गिवन डेटा कैन यू फाइंड द वेदर एट दिस इंस्टेंट बर्ड इज स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन एंड इज टेकिंग अ टर्न, इफ सो देन विच डायरेक्शन। सो तो देखो, तो इसमें क्या है कि स्पीडिंग अप, तो एक्सेलरेशन का यहाँ का अगर इस क्वेश्चन में अगर हम निकाल कर आपको यहाँ से लाए थे, जो एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या है 0 है, तो उधर तो एक्सेलरेट करने से रहा, और एक्सेलरेशन का वाई कोऑर्डिनेट है तो वो एक्सेलरेट होगा। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि एक्स में तो नहीं होगा, वाई में होगा, और उसका जो पाथ जो होगा वो कर्व में होगा। तो कहाँ एक्सेलरेटिंग अप हो रहा है, तो कहे कि ठीक है इतने में वो एक्सेलरेट होगा और डाउन द मोशन जाएगा और कर्व की तरफ होगा, ठीक। तो ये सब बातें आपका मोशन इन प्लेन के लिए था, ऐसा हमने 2-3 क्वेश्चन देखा था। तो ये आपको जब समझा रहा हूँ तो इस तरह का पूरे डिटेल में आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मैं इस टॉपिक को आगे की तरफ लीड करा के लेके जा रहा हूँ, इस प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस क्वेश्चन पे भी और सारा क्वेश्चन करेंगे, जब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखेंगे कि जेईई मेंस में एडवांस में कैसा पूछा है, तो वो सभी क्वेश्चन कराएंगे। अब उसके आगे वाला पार्ट देखते हैं। अब आइए प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ लीड कर जाते हैं। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या है कि जैसे वर्ड से ही लग रहा है प्रोजेक्टेड कर रहा है, तो अभी भी प्रोजेक्टेड कर रहे थे। जैसे आपने देखा होगा कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो वहाँ पर अपवर्ड होता था, मतलब कि या डायरेक्टली अप वर्टिकली अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एंगल वो बता रहा था कि जब आप फ्री फॉल वाला मोशन के लिए अगर देखेंगे, मान लीजिए कि जी इस तरह से नीचे की तरफ लग रहा था और आप इसको ऐसा यू की तरफ ऐसे दे रहे थे, ठीक है। ये ऐसा कि अगर ग्राउंड से ऐसा समझ लीजिए कि ग्राउंड से किसी भी चीज़ को आप ऐसा कुछ यू से प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो जी किधर लगेगा, नीचे की तरफ हमेशा लगेगा, तो ये बात था। या दूसरा केस, मतलब केस 1 इस तरह का था। केस 2 में कि जैसे आप कोई चीज़ फ्री फॉल कर रहे थे, यहाँ से ड्रॉप कर रहे थे u = 0,
थोड़ी देर के बाद वो अपना स्पीड पकड़ लेता था और उसका मोशन भी स्ट्रेट लाइन होता था। तो वहाँ पर की वर्ड क्या है या की चीज़ क्या है था कि जी नीचे की तरफ था और आपने प्रोजेक्ट भी उसे ऐसे ही किया स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों में कॉमन चीज़ें क्या है कि जब आप पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक रहे थे जी नीचे की तरफ था, तो थीटा का वैल्यू कितना है 180 डिग्री और यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री। तो या तो एंटी पैरेलल है या पैरेलल है, तो यू और जी के बीच का एंगल। अब इमेजिन करिए कि जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री ना हो और 0 डिग्री ना हो और तब आप किसी एंगल पर यू को किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, कुछ ऐसा, मतलब कुछ इस तरह का ऐसे आप कर रहे होंगे। तो इमेजिन करिए जी का वैल्यू क्या होगा थ्रू आउट द मोशन, ये नीचे की तरफ ऐसे लगेगा। अगर इसको अगर ऐसे बना ले और इसको इमेजिन करिए कि u जो जा रहा होगा इस तरफ u का वैल्यू अगर देख लें तो यहाँ पर एंगल कितना है, कुछ इस तरह का है, इस तरह का है। तो एंगल या तो इंक्रीज हो रहा है और इस हाईएस्ट पॉइंट पर अगर देखें तो थीटा का वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो एंगल कीप चेंज करते जा रहा है बच्चों, कीप चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या था, एंगल कांस्टेंट था, ऊपर जा रहा था तो 180 डिग्री और नीचे आ रहा था तो 0 डिग्री, और दोनों का सम हम ऐसे देख रहे थे। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर कीप चेंजिंग है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री अगर नहीं होगा, कोई और एंगल होगा, तो उससे क्या होगा कि इसका पाथ जो होगा कर्व होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, पाथ विल बी कर्व, पाथ उसका कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, उसका कर्व वाला पाथ आएगा। ठीक है, तो और उसका स्पेशल केस अगर इसको बता दें कि थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री अगर होगा तो पाथ इसका कैसा होगा बच्चों, सर्कुलर। ठीक है, पाथ उसका सर्कुलर होगा। अभी थीटा 0 और 180 डिग्री नहीं होगा तो कर्व होगा, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो सर्कुलर होगा। आप ऐसा देखते होंगे ना सर्कल में, इस तरह का। तो यहाँ पर क्या होता है कि पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, तो एंगल 90 डिग्री होगा कहीं के भी, v और इसके बीच में 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर सेंटर है तो पाथ इसका परफेक्ट सर्कल होगा। ठीक है, तो ये बात इसके लिए ऐसा निकल कर आएगा। तो अब आइए इसके तो यहाँ से आपको तो पहले ये समझाया, अब आइए अपने प्रोजेक्टाइल मोशन पे चलते हैं, कुछ और बातें इसका डिस्कस कर लें। इस तरह का अगर ऐसा है और पार्टिकल को अगर हम ऐसा थ्रो कर रहे होंगे u से एट एंगल थीटा पर, तो अगर थ्रू आउट द मोशन यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी पीछे भी देखा था, वो क्या करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, यही हो रहा होगा ऐसे, इस तरह से। अगर इसको साथ में y कह लें और यहाँ से इसको x एक्सिस कह लें, y एक्सिस ऐसा, तो हमेशा जी डाउनवर्ड रहेगा और इसका कीप चेंज करते जाएगा। एंगल थीटा है, किसी स्पॉट पे किसी स्पॉट पे स्पॉट पे स्पॉट पे ऐसे होते हुए आएगा। और हाईएस्ट पॉइंट पे अगर देखें तो हमने आपको दिखाया था कि थीटा आप देखो कीप चेंज करते जा रहा है इस एंगल पे ऐसे 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 ऐसे, और हाईएस्ट पॉइंट पे तो थीटा इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो अगर हम एक्सेलरेशन को पहले समझे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ही तरह का यहाँ पर काम होता है, और ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन अभी के लिए जितना भी हम क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे या करेंगे, तो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस निग्लेजिबल होगा, मतलब एयर का हम कोई नहीं ले रहे। नहीं तो इसमें आप जब भी इस तरह का देखते होंगे, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में जाते जाते एक लाइन बताया था, जैसे कि नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो या मतलब या जो भाला वगैरह जो फेंकते हैं, तो उसमें एयर का भी तो रोल रहता है ना। या जैसे कि क्रिकेटर है, सिक्स अगर उसको लगाना होता है उनको, तो जब एयर का वो डायरेक्शन देखते हैं, अगर अगेंस्ट द एयर हो तो क्या होगा, मतलब
जैसे मान लीजिए कि अगर हवा चल रहा है इसी डायरेक्शन में, उसने कुछ शॉट लगाया और एयर भी इधर ही ब्लो कर रहा है, तो क्या करेगा, उसको मतलब कि स्टेडियम के बाहर कर देगा। और सपोज कि विंड ऐसे फ्लो हो रहा है और उसने सिक्स ऐसे लगाया, तो क्या करेगा, ड्रिफ्ट करके इसको मतलब आना है यहाँ पे तो उसको यहीं पर कर देगा, तो और वो कैच आउट हो सकता है। इस तरह की बातें होता है। अगेंस्ट अगर हम विंड करें तो ऐसे ही जेवलिन थ्रो के लिए भी है, या फिर आपका भाला वगैरह फेंकने का है तो विंड वगैरह का फैक्टर रहता है। तो हम इन सब फैक्टर को अभी निग्लेक्ट कर देंगे और आइडियली सोचेंगे कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर उसके बाद हम करेंगे। तो आप ये सोचिए कि अगर पर्पस ही क्या है इसका, पर्पस इसलिए है बच्चों कि अगर हम आइडियली अगर एक बार निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे कि अगर रेजिस्टेंस अगर इतना हो तो क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस इतना है तो क्या होगा, इस तरह का अलग अलग केसेस में देख सकते हैं। तो खैर यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू डाउनवर्ड नीचे है, तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होगा कि ए वाई इक्वल टू माइनस जी थ्रू आउट द मोशन डाउनवर्ड लगेगा और एक्स का वैल्यू 0 होगा, ये चीज। तो एक्स का वैल्यू 0 होगा, तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था ना मोशन इन प्लेन में, कि जब एक्स का वैल्यू 0 होगा तो यू एक्स में और वी एक्स में तो कोई चेंज ही नहीं होगा। जैसे कि यू वेलोसिटी से फेंका और यहाँ पर यू एक्स अगर ऐसा है तो यू कॉस थीटा, तो अगर इससे पूछा जाए आपसे कि Vx क्या होगा, तो Vx इज ऑलवेज u cos थीटा ही रहेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि Ax तो है नहीं, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट u cos थीटा थ्रू आउट द मोशन चेंज कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा। तो ये बात समझ में आया कि वेलोसिटी में प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कि जब हम पार्टिकल को अगर हम थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं करता है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट कभी चेंज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है कि जब हम पार्टिकल को अगर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगेगा हमेशा। अब ऐसा नहीं होता ना कि आप फेंकते हैं और वो आगे की तरफ इधर की तरफ एक्सेलरेट और करा ले जाए, मतलब धीरे धीरे तो स्लो डाउन होते जाएगा, क्योंकि इधर x का वैल्यू क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन x डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है, हॉरिजॉन्टल तो होता नहीं है, तो इसीलिए तो वेलोसिटी का x कोऑर्डिनेट विल नेवर चेंज इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब उसके बाद देखिए वेलोसिटी का y कंपोनेंट वो चेंज करेगा, तो वो कैसे चेंज करेगा, uy इक्वल टू vy प्लस ayt, यही होता है। तो यहाँ से vy की जगह पे ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा, ऐसा u sin थीटा माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ay डाउनवर्ड है, ay का वैल्यू देखिए माइनस जी है, तो माइनस जी टी ऐसा होगा। और कभी ना कभी बच्चों ये u sin थीटा वाला जो वैल्यू है वो gt के इक्वल हो जाए, या gt वाला जो वैल्यू है u sin थीटा के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर वेलोसिटी का एट कब होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर। तभी तो आप देखते हो ना, आप पार्टिकल को जब फेंकते हैं तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट कब उसका आता है, जहाँ पर उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होता है और हम एच वहाँ से देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट वही होगा। तो जहाँ यहाँ पर क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर कब पहुंचेगा, जब vy का वैल्यू 0 हो जाए, तो वहाँ पर तब भी पार्टिकल आप देखेंगे ऐसे चलते रहता है, रुकता तो है नहीं, तो वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में वो होगा, लेकिन वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो वो चेंज करता नहीं और वो हमेशा क्या रहेगा, ux या इसमें u cos थीटा रहेगा, ये कभी नॉट इक्वल टू नहीं, ये कभी 0 होता नहीं है, तो इसीलिए वो चलते रहता है और वेलोसिटी का y कंपोनेंट वहाँ पर 0 होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर तो आपको सीखने के लिए क्या मिला यहाँ पर, दो तीन बातें। एक तो जब भी आप प्रोजेक्टाइल को जब आप थ्रो करते हैं सर्टेन एंगल थीटा पर, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, एक बात। वेलोसिटी का y कंपोनेंट कंटिन्यूअसली चेंज होता है और हाईएस्ट पॉइंट पर आते आते उसका वैल्यू 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर, और वैसे भी आप देखिए कि थीटा कीप चेंज कर रहा है, तो साइन वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक पॉइंट पर आ जाएगा, सबसे टॉप पॉइंट पर जब होगा तो अपने केवल हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल में वहाँ पर वैसे भी नहीं है, तो y कंपोनेंट इज 0। हाँ, फिर क्या होगा कि जब वापस अब चलना चलेगा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर जब वो आ जाएगा, इस पॉइंट पर जब एकदम मिड पर है, यहाँ पर मिड पर है, तो यहाँ से जब चलना चलेगा तो चलने लगेगा, तो फिर y कंपोनेंट धीरे 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 गेन कर लेगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी अब आ रहा होगा, ग्रेविटी पुट करके नीचे की तरफ ला रहा होगा, तो उसको उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो ये बात समझ में आया बच्चों कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट
क्यों नहीं चेंज करता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन? क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट नहीं होता है इसलिए। और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्यों चेंज होता है? क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पर रहता है और वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट नॉन जीरो है और जो कि माइनस जी है, तो इसलिए वो इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। पहले एक्सेलरेट करेगा, मतलब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट डीएक्सेलरेट करेगा फिर एक्सेलरेट करेगा। तो ये सब बहुत सारे एमसीक्यू हम यहाँ से देख सकते हैं, बन रहा होगा या बहुत सारे एमसीक्यू का आंसर यहाँ से आपको मिल रहा होगा। ठीक है, ये तो बातचीत था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो हमने इसको पूरे डिटेल में एक एक चीज उसका समझा। अब आइए, अब इसी को हम और आगे की तरफ बढ़ाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझा देता हूँ। जैसे कि एक्स एक्सिस है और प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह का है। वाई एक्सिस ऐसा है, तो एट एंगल थीटा पर इसको u ऐसा इसमें कर रहा है। तो वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होगा u cos थीटा और वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा u sin थीटा। जैसे ही मिले तो आप फटाफट ऐसे तो लिख दीजिए, ax का वैल्यू 0 होता है और ay का वैल्यू -g होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि जब भी आप इस तरह से करेंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड तो लगता ही है, कि when particle projected at angle theta with speed u, after what time particle hit the ground? मतलब यहाँ पर ऐसा है कि एक फर्स्ट पार्ट पूछा जा रहा है आपसे, आफ्टर what time particle hit the ground. B, during the projectile motion, maximum height achieved by the particle. ठीक है, और सी चलो एक और लिख देता हूँ कि where will particle hit the ground from the projection point, means x axis में, where will be particle hit the ground from projection point. ठीक है, ऐसा। तो ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन जब यहाँ से चला तो कहाँ पर पार्टिकल को हिट करेगा, आफ्टर व्हाट टाइम पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड, तो कहीं यहीं पर करेगा ये चीज। कहीं यहीं पर होगा, हिट करेगा। तो इसमें बच्चों एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, एक ही कॉन्सेप्ट आपको जानने के लिए है कि जब हिट करेगा तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, शून्य होगा। बोलिए, जब भी पार्टिकल यहाँ से u से इसको फेंका और यहाँ पर जब हिट कर रहा होगा तो इसका पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इज शून्य, 0। तो ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट पहले देख लेते हैं तो उससे हमें हेल्प मिल जाएगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, uy t 1/2 ay t स्क्वायर, uy की जगह पे u sin थीटा t माइनस 1/2 ay की जगह पे g हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर, ऐसा। तो ये कह सकते हैं ना, u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वही वाला टाइम चाहिए, तो ठीक है वही टाइम चाहिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हेन पार्टिकल हिट द ग्राउंड, तो y कोऑर्डिनेट विल बी 0, क्योंकि x एक्सिस पे कर रहा होगा, तो ये हो गया 0।
तो जब इसको आप लिखेंगे सजाकर u sin थीटा t माइनस 1/2 g t स्क्वायर, तो इसमें t से t कैंसिल होगा, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 2u sin थीटा बाई g। इसको ऐसे सजा के लिख देता हूँ आपके लिए, u कैपिटल T इसको बोलते हैं, u इज 2u sin थीटा ओवर g। ठीक है, तो 2u sin थीटा बाई g, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसा। ठीक है, कि इतने देर के बाद इसको यहाँ पे 2u sin थीटा बाई g कब हिट करेगा पार्टिकल को, जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था ना कि आफ्टर व्हाट टाइम के बाद पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड। सो एट दैट टाइम के बाद जब y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो उसका होगा, तो आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल हिट द ग्राउंड, इस बेसिकली इट इज द कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, या ये चीज था, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल समवेयर हियर, यही होगा, ये y कोऑर्डिनेट उस समय क्या होगा, तो मैक्सिमम हाइट में होगा तो सिमेट्री होगा बच्चों, सिमेट्री। तो सिमेट्री में क्या हो गया, हाफ इधर हाफ इधर, तो जो टाइम यहाँ से यहाँ हिट करने में लग रहा है, यहाँ से इस पॉइंट से हिट करने में लग रहा है, तो ठीक उसका हाफ टाइम लगेगा। तो एट मैक्सिमम हाइट पर जब होगा तो कब होगा, एट कैपिटल T/2, अपने टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा जब टाइम पर होगा तब वो मैक्सिमम हाइट पर होगा। ठीक है, तो उस समय हमें उसका y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट के लिए तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं कि uy, ये समझ में आया ना, ये कब चाहिए हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए, जब वो मैक्सिमम हाइट चाहिए तो कब होगा मैक्सिमम हाइट, जब पॉइंट ऑफ सिमेट्री से देखा हाफ ऑफ द टाइम पर होगा, ये हाफ ऑफ द टाइम पर, यहाँ से यहाँ तक अगर t लगता है तो आधे दूरी पर होगा तो कितना होगा T/2, या आधे दूरी पर नहीं, सिमेट्री है, आधे टाइम पर होगा तो कितना होगा T/2, तो इस तरह का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं uit, अच्छा पहले चलो लिख ही देता हूँ, प्लस 1/2 ay t स्क्वायर, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं uy t/2, इसको डेस्परेटली ऐसा लिखा जा रहा है कि आपको दिमाग में फिट हो जाए, 1/2 ay की जगह पे माइनस जी होता ही है, और यहाँ से t/2, uy की जगह पे अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा u sin थीटा, t की जगह पे अगर लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का कितना था, अभी लिखा था वहाँ पर 2u sin थीटा ओवर g, तो T/2 कितना होगा u sin थीटा बाई g। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इस चीज़ को आप देखेंगे तो फार्मूला या नीट वगैरह के लिए वहाँ पे लिखा रहता है 2uy ओवर g, वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपॉन g, तो u sin थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे u sin थीटा ओवर 2u sin थीटा बाई g करेंगे तो T/2 2/2 ऐसा हो जाएगा, 1 और माइनस 1/2 g, तो इसका स्क्वायर करिए t का, तो 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g, या t स्क्वायर बाई 4, या इसको डायरेक्ट लिख लो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g स्क्वायर, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर g स्क्वायर, तो g से g कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर g माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ये है 1 और ये है हाफ, तो 1 माइनस हाफ कितना होता है, एग्जैक्ट 1 है ना, और यहाँ से 2 है डिवीजन में, तो 1 माइनस हाफ करेंगे तो कितना आने वाला है हाफ, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चों u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो आप यहाँ से इसी y को नया नाम मिलता है h मैक्स बोल देते हैं, और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, इस y को नया नाम मिला h मैक्स बोलते हैं। तो मैक्सिमम हाइट के भी नाम से इसको जाना जाता है। जो आप फार्मूला आप देखते हैं ना, मैक्सिमम हाइट का कितना है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। और उससे पहले वाले को टाइम ऑफ लाइट कैपिटल टी से इसको देखे थे। ये तो बातचीत हमारा इसका हुआ। अब देखिए कि अगर ये पूछा जाए, अगर वहाँ से एक तो आ गया कि मैक्सिमम हाइट कितना था, तो y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि वेयर विल पार्टिकल हिट द ग्राउंड फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का वो डिस्टेंस पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को रेंज बोलते हैं। मतलब हमसे अभी तो x कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, मतलब अभी इसकी भाषा में बात करें तो x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। तो x कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या होगा, uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर, यही तो होगा। अब जैसे हमें पता है कि x तो 0 होता है, तो ये वाला पूरा पार्ट शून्य हो गया। uxt तो होता था u cos थीटा, और t यहाँ पर कितने देर के बाद हिट किया था, टाइम ऑफ लाइट, तो पूरा वो ले लेंगे। तो z नहीं है बच्चों, इक्वल टू है, तो u cos थीटा टाइम की जगह पे कितना हो जाएगा, 2u sin थीटा ओवर g, ऐसा। तो कितना हो जाएगा, u इंटू u स्क्वायर, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, sin 2 थीटा बाई जी। तो x को ऐसा बोला, तो इसी को नया नाम यहाँ पर मिलता है रेंज बोलते हैं, कैपिटल R से दिखाते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो आप देखते होंगे ना कि जो थ्रो करने वाले होते हैं, तो उनके लिए काम करेगा कि उनको मैक्सिमम कितना रेंज निकालना होता है, तभी वो क्या कहते हैं, ओलंपिक में मेडल जीत कर लेकर आते हैं, गोल्ड मेडल। तो इस पर ही रहता है कि आप किस स्पीड से करेंगे और जी पर होगा। अब क्या है कि वो लोग प्रैक्टिस किस बात का करते हैं, ज़्यादा स्पीड फेंकने का, ऑफ कोर्स ज़्यादा स्पीड फेंकने का करते हैं। साथ ही साथ उनका कोच जो है उनको क्या ट्रेन करता है कि किस एंगल पे आप रिलीज करोगे। जैसे आप फेंकते हैं, आप ऐसे अगर मान लीजिए इसी में आप कोई फेंकते फेंकते ऊपर फेंक दिया, मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पर अगर आप कुछ ले, अच्छा वो तो वर्टिकल वाले के लिए ठीक है, छोड़िए उसको। तो यू साइन 2 थीटा, या मतलब यहाँ पर मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, ये वाला, जैसे कि वो ग्राउंडेड अगर कर दे, यहाँ पर यही है ना कि ऐसे अगर कर दे थीटा का वैल्यू, मतलब ऐसे फेंक दे, तो बिल्कुल नहीं जाएगा, टकरा कर ही रह जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू यहाँ पर थीटा का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, रेंज बिल्कुल नहीं आएगा 0। या दूसरा कोई कहता है कि अभी जो मैं बोल रहा था कि ऊपर की तरफ फेंक दे, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू अगर ऐसा दे दे 90 डिग्री, तो क्या होगा, वो ऐसे जाएगा और ऐसे गिर जाएगा वहीं पर। तो थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री भी होगा, तो वहाँ पर साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, साइन 180 का वैल्यू 0 होता है। तो रेंज कितना आ जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। तो इन दोनों केस में थीटा इक्वल टू 0 180 डिग्री पे तो 0 आएगा ही आएगा। अब वहाँ पर जो मैं बता रहा था कि किस बात की प्रैक्टिस करते हैं, तो इस बात की प्रैक्टिस करते होंगे, ये तो 0 वाले पे तो बिल्कुल नहीं फेंकना है। तो यू स्क्वायर बाई जी है, तो अब जो भी एंगल जो भी है, तो इस एंगल के आसपास के बात घूम रहा है इस साइन 2 थीटा पे। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा, तभी तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि आर मैक्सिमम होगा, रेंज विल बी मैक्सिमम, यही होगा ना। तो ये कब होगा, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, जब इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 है, तो साइन 1 कितना हो गया 90 डिग्री, ऐसा। तो 2 थीटा का यहाँ से अगर लेंगे 90 के इक्वल रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। तो यानी कि वो लोग इसी बात का प्रैक्टिस करते हैं कि जब उनका रिलीजिंग हो तो 45 डिग्री पर हो। तो 45 डिग्री से अगर वो करेंगे तो जाकर ऐसा आ जाएगा, ठीक है।
तो अच्छा, इसमें एक और बातें होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को कि जैसे अभी आपने देखा था कि थीटा से ऐसे किया था तो कुछ यहाँ पर पार्टिकल गिरा था और इसका रेंज कितना होता था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, ये था फॉर्मूला। अगर कोई ऐसे भी फेंकता है और ये एंगल है 90 माइनस थीटा पे, जैसे कि थीटा हो गया, दूसरा होता है 90 माइनस, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आप 30 पे फेंको या 60 पर फेंको दोनों सेम होगा, ये सेम रेंज पर आएगा। मतलब कि व्हेन अ पार्टिकल थ्रो एट थीटा और 90 minus theta will have same range। ठीक है, तो ये कैसे? तो अभी रेंज के लिए देखिए r पर जब होता है तो कितना होता है, क्या इसमें देखो फिर से एक बार समझा देता हूँ कि थीटा पर जब उसको फेंका जा रहा है तो कुछ ऐसे होगा, 90 माइनस थीटा से कुछ कर रहा होगा। हाँ, उस समय मैक्सिमम हाइट हो सकता है कि ऊपर नीचे हो सकता है, H1 और H2 दोनों केस के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ से अगर आप रेंज अगर देखेंगे तो दोनों केस में सेम होगा। वो कैसे, तो आइए समझा देता हूँ कि अगर यहाँ से अगर करें यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर है केस 1 के लिए, यहाँ पर केस 2 के लिए अगर देखते हैं तो आर इस केस के लिए आर डैश कह लीजिए, तो यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा ओवर जी, यही लिखेंगे थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा लिख लें और फिर इसको सॉल्व करें फर्दर तो कितना आएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ यू स्क्वायर तो साइन 180 माइनस 2 थीटा ओवर जी, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा का वैल्यू, अच्छा साइन 180 माइनस थीटा पता है आप लोगों को बच्चों कितना होता है, इस साइन थीटा इज यू स्क्वायर बाई जी, तो साइन 180 माइनस समथिंग इज 2 थीटा, तो सेम आ गया ना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, तो वहाँ से भी वो सेम आ रहा है। तो आप थीटा पर फेंकिए या 90 माइनस थीटा पर फेंकिए, सेम। अगर यहाँ पे नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ क्या होता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जैसे कि आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, इस कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये तो बचपन में सीखा होगा। वैसे ही क्या होता है कि लॉ याद रखिएगा कि 180 का प्लस माइनस जब भी आप करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है। ये मैथ का भी पार्ट आपका कवर हो जाएगा इसमें कि जैसे कि साइन है तो साइन 180 प्लस थीटा कहाँ पर लैंड करेगा, यहाँ पर, और 180 माइनस थीटा कहाँ पर होगा, यहाँ पर। और साइन के लिए अगर आप जा रहे हैं या सॉरी इसको आप 180 के लिए अगर जा रहे हैं ऐसा, तो अगर यहाँ पर अगर साइन 180 माइनस थीटा अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि नो चेंज का याद रखना, नो चेंज। नो चेंज से मतलब है कि जो साइन है साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा। कब चेंज होता है, जब 90 का मल्टीपल ऑड मल्टीपल होता है, जैसे कि 90 माइनस थीटा पर होता है और दूसरा क्या होता है 270 प्लस माइनस थीटा पर होता है, वो चेंज करता है। मतलब कि अगर साइन 270 प्लस माइनस थीटा है तो कॉस में हो जाएगा, या कॉस 270 प्लस माइनस थीटा है तो साइन में हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस कैसा होता है तो अकॉर्डिंगली जाते हैं। अभी अब मुझे आपको यहाँ से दिखाना था कि अगर 180 माइनस थीटा अगर है 180 माइनस थीटा है या 180 प्लस थीटा है तो क्या होगा, तो 180 माइनस थीटा के लिए नो चेंज साइन थीटा होगा, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, दैट इज वाई वो पॉजिटिव रहा। और इसका अगर साइन देखना हो कि साइन 180 प्लस थीटा तो क्या होगा, साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो दैट इज वाई यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री की बातचीत करा। तो यहाँ पर देखिए कि इसके
कि यहाँ पर अगर रेंज अगर या तो थीटा पर था या 90 माइनस थीटा पर था, तो दोनों केस में रेंज क्या होता है, सेम होता है। और वहाँ पर आपने मैक्सिमम रेंज अगर लेकर आना है तो यू स्क्वायर के साथ आप तो जितना फेंकोगे तो आपकी कैपेसिटी पर है। लेकिन टेक्निकल काम आप क्या कर सकते हैं, एंगल को अगर आप चेंज करेंगे, अगर थीटा को अगर एक ऐसा वैल्यू लेकर आए कि थीटा का जहाँ पर रेंज मैक्सिमम हो, ये सब बातें मैं आपको मैथमेटिकली भी आपको डिराइव करके दिखाऊंगा। लेकिन बस अभी थ्योरेटिकली अभी बता रहे कि साइन 2 थीटा का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा, साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब उसका वैल्यू 1 होगा। तो थीटा का वैल्यू 2 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है और थीटा का 45 डिग्री उस समय होगा, तब ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इसका रेंज का देखा। तो यहाँ पर मैं आपको इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक बार समराइज कर देता हूँ कि जो चीज़ें आपने सीखा है उसको, कि यहाँ पर अगर थीटा है और यू से अगर फेंका है तो यहाँ पर 3 बातें हुआ था। इसको हम लोग बोलते थे रेंज, और यहाँ से इसका बोलते थे हाइट एच मैक्स, ऐसा। और यहाँ से जितना उसको लगा हिट करने में, इस पॉइंट पर आने में, टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 3 बातें हैं जो मतलब मेंस वगैरह के लिए हैं या नीट वगैरह वाले लोग हैं, उनके लिए भी ये काम कर जाएगा कि उनको तो केवल फार्मूला चाहिए होता है, 2u sin थीटा ओवर g। फिर दूसरा था एच मैक्स, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, और रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पर ध्यान रखना ए स्क्वायर है ये वाला और यहाँ पर 2 थीटा है, तो दोनों में अलग होता है, तो लोग ऐसा गलती कर बैठते हैं। और एच मैक्स को कई बार लोग, या टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे लिखते हैं, यहीं पे चलो लिख देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट को 2 u i ओवर जी, ऐसा 2 u i ओवर जी। और एच मैक्स के लिए जब आप लिखेंगे तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u साइन थीटा का होल स्क्वायर ओवर 2g। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, u i स्क्वायर ओवर 2g, ऐसा। और रेंज की जगह पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो हाँ वही बता रहा था कि आपको यहाँ से यू आई ओवर 2g, उसको ऐसे भी लिखते हैं, और कुछ लोग मतलब कि y के टर्म में ऐसा कि रटने वाला है हिसाब किताब हो। तो हम रटे क्यों, जब हमें समझ में ही सारा सब कुछ आ रहा है, तो या मतलब कि हमें आंखों के सामने सबको हम डिराइव कर पा रहे हैं, तो ऐसा हम बता सकते हैं। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एच मैक्स ऐसा और रेंज ऐसा, तो ये सब हुआ। तो इस तरह का आप देखा। इसी पे आप चाहो तो एक छोटा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अभी जैसे क्या कि सर अभी हुआ नहीं क्वेश्चन, हाँ देखिए थोड़ा थोड़ा तो काम कर ही सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा ना कि दो, एक थीटा था और एक दूसरा है 90 माइनस थीटा। तो एक में रेंज हाइट है h1 और दूसरे में हाइट है h2। तो यहाँ से हमें इन दोनों में रिलेशन देखने को अगर देखा जाए, क्योंकि रेंज तो दोनों का सेम होता था थीटा और 90 माइनस थीटा पे, तो देखते हैं क्या होता है। तो h1 प्लस h2 का वैल्यू कितना होगा, इस तरह का कुछ अगर कह दे तो h1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर, क्योंकि एक को थीटा पर फेंका है, ये तो एग्जैक्टली यही होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, क्योंकि इसका फॉर्मूला है पर ही है। और दूसरा h2 वाले के लिए देखिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख दे, 90 माइनस थीटा ओवर 2g। तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ऐसा h2 हो गया। तो इन दोनों का सम अगर देखें h1 प्लस h2 के लिए, तो यू स्क्वायर बाई 2g को कॉमन ले लें,
और यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर ओवर 2g। ठीक है, तो h1 प्लस हाइट उन दोनों का सम आपका यू स्क्वायर बाई 2g ऐसा आपको मिलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा इसमें हो सकता है। फिर इसमें हम देखेंगे आपको जैसे मान लीजिए कि आपको बस एक ग्लिम आपको बता देता हूँ कि एक्सटेंडेड क्लास में हम लोग क्या देखेंगे। तो जैसे कि ऐसा है, अगर इसको अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि अगर यहाँ से ये हाइट है, ये हाइट है, तो टू डिफरेंट टाइम पर सेम हाइट हो सकता है क्या, तो एस हो सकता है। तो इसको हम मैथमेटिकली आपको करके इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो ये तो बच्चों था प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या था, या मोशन इन प्लेन के बारे में जो इसका चैप्टर का नाम है। तो मोशन इन प्लेन 2 डायमेंशंस मोशन होता था और उसका एग्जाम्पल था प्रोजेक्टाइल मोशन। उसमें हमने देखा कि अगर कोई पार्टिकल को अगर किसी एंगल से फेंकते थे तभी उसका पाथ कर्व बनता था। ठीक है, और कर्व में उसमें वगैरह वगैरह मतलब कि ये सब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, या मैक्सिमम हाइट क्या अटेंड किया, या उसका रेंज क्या हुआ, ये सब बातें हमने डिस्कस किया। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो इन्हीं सब चीज़ों का एप्लीकेशन देखेंगे। मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लेकर आपको आएंगे और इस पर फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में भी बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा होगा कि अगर सर्टेन हाइट पर अगर आप किसी चीज़ को अगर थ्रो करते हैं तो उसका पाथ कैसा होता है, ऐसा होता है। अभी इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। किस तरह के मोशन में एंगुलर प्रोजेक्टाइल ऐसा था, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो पहले इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट देंगे, मतलब कि आपको वही सब करके बताएंगे कि 2 डिफरेंट टाइम पर वो कहाँ पर हो सकता है, या जब रेंज मैक्सिमम ऐसा क्यों होता है, मतलब कुछ डिफ्रेंसिएशन का टच देंगे उसके अंदर। और फिर उसके बाद हम लोग खूब सारा क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर में कैसा पूछा है, आज का लो क्वेश्चन एडवांस में कैसा आता है कि अगर उसको कोलाइड मतलब यहाँ पर फेंकने के बाद सेकेंड टाइम कैसा जाएगा, इस तरह का आप देखे होंगे कि हर साल ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको एक आ ही जाता है कि मल्टीपल ऑफ द प्रोजेक्टाइल अगर हो तब क्या होगा, कि सेकंड प्रोजेक्टाइल जब वहाँ से किक करने के बाद जा रहा होगा तो क्या होगा। तो अब तक हमने इस लेक्चर को आपको चाहो तो एक बार फिर से एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो कि यहाँ पर आप अपना कॉन्सेप्ट जितना दिया गया था ये आपको दिया गया, यही बेसिक चीज़ आपको बार बार उधर जाकर यूज़ होगा। तो वहाँ पर जब बताऊँगा कहूँगा मैं पिछले लेक्चर से या पिछले वीडियो से, मतलब इस वीडियो की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम कल जब नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो वहाँ पर हम इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे और उसका और भी कितना क्या एप्लीकेशन हो सकता है वो सब सारे देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम।